दोस्तों, अब हम लोग लूसेंट से आते हैं और भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है और विभिन्न एग्जाम को लिए और बीपीएससी की बात करें तो यह बीपीएससी के लिए काफ़ी वीवीआई है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। तो यह जो पूरी एक तालिका दी गई है, इस तालिका में आप देखते हैं कि एक तरफ नदी है, उसके बाद इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका संगम या मुहाना कहाँ है, इसकी लंबाई कितनी है और विशेषता क्या है। कुछ विशेषता होती है नदियों की, उसकी सहायक नदियों के विषय में या अन्य विशेषता होती है। तो एक पूरी तालिका दी गई है लूसेंट में, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सिंधु, और यह तिब्बत में मानसरोवर सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है, इस मानसरोवर झील के पास से। और इसका संगम कहाँ है, तो अरब सागर में है। आप जानते हैं 2880 किलोमीटर की लंबाई है कुल, और भारत में इसका प्रवाह कितना है, 1114 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं जौंस्कर, स्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम, जो पंचनद के नाम से जानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और पंचनद में सबसे पहले झेलम। तो झेलम का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो बेरीनाग के पास शेषनाग झील है। बेरीनाग कश्मीर में शेषनाग झील है, वहाँ से है। और इसका संगम कहाँ है, तो चेनाब नदी में जाकर यह मिल जाती है। पंचनद में सबसे क्या बोलते हैं कि यह सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ वहाँ जाकर मिल जाती है। 724 किलोमीटर की लंबाई है भारत में। झेलम का प्रवाह कितना है, 400 किलोमीटर है। और श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं इस पर। तो ये है, तो आप शिकारा जानते होंगे। शिकारा क्या होता है, तो नाव में जो घर बना होता है, नाव में जो घर बना होता है नाव के ऊपर, तो इसे शिकारा कहा जाता है। रावी, अब हम लोग रावी को देखते हैं। तो रावी का उद्गम कहाँ है, तो कांगड़ा जिला का हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम स्थल है। और इसका संगम कहाँ है, तो यह भी चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। 725 किलोमीटर की लंबाई है और यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। चेनाब की बात कर ले तो चंद्र और भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रे के पास दोनों ओर स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी इसका संगम है और 1180 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। आगे बढ़े और व्यास नदी को हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित, यहाँ से इसका प्रवाह होता है। हरिके के समीप सतलज में जाकर के यह मिल जाती है और इसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो आप देखिए पंचनद में सबसे कम लंबाई वाली जो नदी है वो ब्यास ही है, इसे आप ध्यान देते चलिएगा। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में यह पहुंचती है। अब आगे बढ़ते हैं और पंचनद में महत्वपूर्ण नदी है सतलज। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से राकस ताल, जिसकी ऊंचाई वहां पर समतल से 4555 मीटर है, राकस ताल से इसका उद्गम है। और ऊंच शरीफ पाकिस्तान से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में चेनाब नदी में जाकर के यह मिल जाती है। लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत में इसका प्रवाह 1050 किलोमीटर है। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में यह प्रवेश करती है। अब आगे बढ़ते हैं और गंगा को देखते हैं। तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंची है। गोमुख हिमानी से इसका उद्गम है और बंगाल की खाड़ी में अंततः जाके मिलती है। 2525 किलोमीटर भारत में इसका प्रवाह है। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। आपको पता होगा कि यह क्या है कि गोमुख हिमानी से जब निकलती तो वहाँ इसका क्या नाम है, देखिए दो गंगा नदी जो है
देवप्रयाग में आकर के भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है। हाँ, तो भागीरथी जो है वह गोमुख हिमानी से निकलती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। खैर, यमुना की बात कर ले तो बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमानी, हाँ, जिसकी ऊंचाई समुद्र स्थल पर कितना है तो 6316 मीटर है। और संगम की बात कर ले तो इसका कहाँ है, प्रयाग में है, गंगा नदी में जाकर के यह मिल जाती है। 1375 किलोमीटर की लंबाई है। विशेषता की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन, बेतवा, चंबल, और ये तीनों ही नदियां यमुना में जाकर के मिलती है। ठीक है, चंबल की बात कर ले तो मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौड़ी चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है तो 843 मीटर की समुद्र से ऊंचाई है। तो यहाँ से चंबल नदी का उद्गम है और इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर के इसका संगम है। 995 किलोमीटर इसकी लंबाई है और देश के सबसे बड़े खड्ड का निर्माण करने वाली नदी है चंबल। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, पूरल, बामनी व मेज। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा नदी क्या है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग, वहाँ इसका उद्गम स्थल है। और कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर के यह मिल जाती है। यह बाईं तरफ से आके मिलने वाली नदी है। 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है और खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, शारदा जो काली गंगा के नाम से भी जानी जाती है, कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद, यहाँ से इसका उद्गम है। और बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाकर के यह शारदा घाघरा में जाकर मिल जाती है। 602 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी सहायक नदी शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकिया, ये सभी क्या है तो शारदा नदी के सहायक नदियां हैं सरयू। और पता होगा आपको कि सरयू के किनारे ही अयोध्या शहर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और घाघरा या करनाली या कोरियाला नदी क्या है तो नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर पश्चिम में पसातुंग हिमानी है, वहाँ इसका उद्गम है। और उत्तर सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में यह जाकर के मिल जाती है। 1080 किलोमीटर का इसका प्रवाह क्षेत्र है, लंबाई है। और शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण करती है। तो शीश पानी गड्ढे का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, घाघरा। काली नदी, चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदी है। और देखते हैं गंडक, जो शालिग्रामी पत्थर के लिए जानी जाती है। नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है गंडक। इसका उद्गम कहाँ से है, नेपाल से है और पटना के समीप गंगा में यह प्रवाहित होती है। भारत में इसका प्रवाह जो है 425 किलोमीटर है। सहायक नदी बात करें तो काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसके मिलने वाले, इसमें जो मिलते हैं गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, हम लोग गांव में तो पूजा करने के लिए शालिग्राम रखा जाता था। तो यह गंडक में मिलने वाले गोल गोल पत्थर है। आगे बढ़ते हैं, कोसी गोसाई थान चोटी के उत्तर से इसका उद्गम स्थल है या गोसाई थान बोला जाता है। और कारागोला के दक्षिण पश्चिम में कुर्सेला में जाके, कटिहार जिले के कुर्सेला में जाकर के यह गंगा में प्रवाहित होती है। 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी मुख्य धारा अरुण नदी, तिब्बत में पंगचू है। सहायक नदियाँ यारू, सुन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भाट कोसी, तांबा कोसी आदि है। ये सभी कोसी की सहायक नदियाँ हैं। अब बेतवा या वेत्रवती क्या है तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव समीप विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में यह प्रवाहित हो जाती है। यह 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऊपरी मार्ग में कई झरनों का यह निर्माण करती है। सोन नदी देखें
तो सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और पटना के समीप दानापुर में जाकर के यह मिल जाती है। 780 किलोमीटर की यात्रा करती है और नर्मदा के समीप इसका उद्गम स्थल है। यह भी हम लोग को जानना है कि नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल एक ही है, अमरकंटक की पहाड़ी। अब काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्रा। तो तिब्बत में सांगपू या साम्पू बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग की संज्ञा दी जाती है। इसका उद्गम देखें तो मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी, ऊंचाई इसकी कितनी है 5150 मीटर है। तो चेमयुंगडुंग से इसका उद्गम है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। जो मैं अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे भारत में प्रवाहित होने वाली, उसका कोई भी हिस्सा अगर भारत में प्रवाहित हो रहा है, वह लंबी नदी कौन सी है, तो वह ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, दूसरे पर सिंधु और तीसरे नंबर पर गंगा आती है। लेकिन अगर भारत में अगर लंबाई के दृष्टिकोण से कहा जाए तब जाकर के गंगा नदी है, क्योंकि भारत का समूचा प्रवाह जो है केवल भारत में ही है। ठीक है, तो ये है। तो 2900 इसकी कुल लंबाई है, लेकिन भारत में इसका प्रवाह 916 किलोमीटर ही मात्र है। और प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस है, पुथीमारी है, धनसिटी नहीं है बल्कि यहाँ धनसिरी होना चाहिए, धनसिरी है, पगलडिया है, तीस्ता है। ये सभी नदियाँ क्या है, तो ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की। नर्मदा नदी की बात करें तो यह क्या है कि विंध्य सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। ठीक है, इसका बहाव क्या है, तो विंध्य सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच से, विंध्य और सतपुरा दोनों की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। अब इसका उद्गम स्थल देखें तो अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है, जहाँ से आपका सोन नदी का उद्गम है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक नामक स्थान, और इसकी ऊंचाई है 1057 मीटर, यहाँ से निकलती है। और आपको पता होगा कि यह खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबलपुर में भेड़ा घाट के निकट कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय यह एस्चुअरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, अब ताप्ती के बारे में बात कर ले तो यह भी एस्चुअरी बनाने वाली है, नर्मदा की तरह ही है। तो यह बैतूल मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से यहाँ इसका उद्गम स्थल है। ये मुल्ताई नगर के पास बैतूल जिले में, और सूरत के निकट यह खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। आपको पता भी होगा कि ताप्ती जो है वो ताप्ती नदी वो सूरत शहर से होकर प्रवाहित होती है। हाँ, मतलब सूरत ताप्ती के किनारे। हाँ, 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। डेल्टा के बजाय यह भी क्या है, नर्मदा की तरह एस्चुअरी बनाती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप जो इसका उद्गम है महानदी का, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है कहाँ, कटक के पास। कटक महानदी के किनारे है। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ब्राह्मणी तथा बैतरनी सहायक नदियाँ हैं। क्षिप्रा की बात कर ले तो क्षिप्रा जो है इंदौर जिले की काकरी बरडी नामक पहाड़ी से, मतलब यह जाकर के निकलती है। इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से यह निकलती है और चंबल नदी में जाकर के यह मिल जाती है। 560 किलोमीटर की लंबाई है और इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर, जहां प्रतिवर्ष 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, यह क्षिप्रा के ही किनारे हैं। ठीक है, उज्जैन। माही की बात करें तो इसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा मेहद झील से इसका उद्गम है, खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी को पढ़ते हैं, क्या है कि यह अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, ठीक है, अजमेर जिले में है नाग पहाड़, वहाँ अरावली पर्वतीय पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। ये 2 नदी सरस्वती, ये वो वाली सरस्वती नहीं है,
सरस्वती और सागरमती दोनों मिल करके लूनी का प्रवाह बनाती है। ठीक है, लूनी का प्रवाह बनती है सरस्वती और सागरमती। यह गोविंदगढ़ के नज़दीक जाकर मिलती है और आपको पता होगा कि यह कच्छ के रण में जाकर के समा जाती है, विलीन हो जाती है। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी का अर्थ क्या होता है? ना तो यह किसी नदी से मिलती है और न ही किसी सागर से मिलती है, उसको अंतर्वाही नदी कहा जाता है। तो जोवाई, सुकरी, जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब देखें सोम नदी, ये उदयपुर जिले के बीछा मेड़ा नामक स्थान पर इसका उद्गम है। वेनेश्वर के समीप माही नदी में जाकर के यह मिल जाती है। जोखम, गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की बात करें तो जय समुद्र झील अरावली पर्वत पर इसका उद्गम है, खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और 371 किलोमीटर की लंबाई लिए हुआ है। बनास, यह बनास का अर्थ क्या होता है कि वन की आशा, और यह खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जो है राजसमंद जिला, ये राजस्थान खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम है। ठीक है, और चंबल नदी में जाकर के यह बनास मिल जाती है। 480 किलोमीटर यह पूरी तरह से 480 किलोमीटर जो है यह दूरी तय करती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में बेरच, कोठारी, मानसी खाड़ी, मोरेल, ये सभी नदियां हैं। ठीक है, ये बनास नदी है। ठीक है, बाणगंगा की बात कर ले तो बैराट की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम है। यमुना फतेहाबाद आगरा के निकट जो है यह बाणगंगा यमुना में मिल जाती है 378 किलोमीटर की दूरी तय करके। इस पर जमवारागढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो जयपुर को जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाणगंगा नदी से प्राप्त होता है। अब कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय की काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की। तो यह देखें तो महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से इसका उद्गम स्थल है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1337 मीटर है। बंगाल की खाड़ी में यह मिलती है, 1401 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और सहायक नदियों में देखें तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखें तो गोदावरी नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। यह गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके। इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है या दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। गोदावरी इसकी प्रमुख सहायक गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, सबरी, पूर्णा, बैनगंगा, प्रवदा और वर्धा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। कावेरी की बात कर ली जाए तो कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम है, बंगाली खाड़ी में जाके मिलती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। याद रखें, वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा, हाँ, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी कहा जाता है और कावेरी क्या आता है? दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। ये क्या हुआ? दोनों बात बराबर है? ये दक्षिण भारत की गंगा है, वो दक्षिण की गंगा है। बात वही है? नहीं, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा। और ये क्या है? भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, भारत लगा है इसमें। दोनों सही में ना बोल रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, हाँ। अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्र द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदियाँ बाएं से देखें तो हेमावती, सिमसा, अर्कावती, दाएं से काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, ये है। तुंगभद्रा की बात करें तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की चोटी से तुंगा तथा समीप में ही भद्रा नदी का उद्गम है ये। ठीक है, इससे मिल करके बना है, देख रहे हो। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की चोटी से तुंगा और तथा समीप से ही भद्रा, तुंगा और भद्रा मिल करके तुंगभद्रा को
निर्मित करती है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ से है। गंगा मूल, ये पहाड़ की गंगा मूल, अच्छा ये गंगा मूल चोटी से तुंगा और सभी गंगा मूल से निकलती है, गंगा मूल से निकलती है तुंगा और उसके समीप काडूर से निकलती है भद्रा। अच्छा, और तुंगभद्रा कहाँ जाके मिलती है? कृष्णा में मिल जाती है। 331 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद। ये तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं। पेन्नार की बात कर ली जाए तो नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा पहाड़ी से इसका उद्गम है, बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। 597 किलोमीटर की दूरी है इसकी, और इसकी सहायक नदियां हैं पापहनी और चित्रावती। दक्षिणी टोन्स देखें तो दक्षिणी टोन्स तो कैमूर पहाड़ियों में स्थित जलाशय है। इसी तमसा कुंड, तमसा कुंड जलाशय इसका उद्गम है। कैमूर पहाड़ियों पर स्थित तमसा कुंड जलाशय है और सिरसा के समीप गंगा नदी में, सिरसा के समीप गंगा नदी में इसका ये मुहाना है। 265 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और इस पर बिहार प्रपात स्थित है दक्षिणी टोन्स पर। पेरियार की बात कर ले जाए तो पेरियार झील से यह निकलती है और यह नदी केरल में जाके प्रवाहित होती है। उमियम झील से निकलती है और यह एक छोटी नदी है। हुगली की बात कर ली जाए तो गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। दक्षिणी भाग में पश्चिम के दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है जलांगी। यह भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। बैगाई की बात कर रहे तो कंडन मानिकनूर पश्चिमी घाट में मदुरई के समीप तमिलनाडु से यह निकलती है। कंडन मानिक्यूर पश्चिमी घाट में मदुरई के समीप तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बैगाई की जो लंबाई है 288 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं कूमम, वर्षानाड, सरीलियार, तेवियार, बराह तथा मंगलार। ये सभी बैगाई की सहायक नदियां हैं। इसमें देखिए पंचनद नाम पंजाब की 5 प्रमुख नदियों सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया है। और इसमें जो आप स्टार जो देख रहे थे लंबाई के, यहाँ पर जो स्टार दिया हुआ है या और भी लंबाई देख रहे थे तो क्या है, नदी की लंबाई भौतिक, ये जो एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है वहाँ से इसे स्रोत लिया गया है। तो काफ़ी ऑथेंटिक स्रोत है इस पाठ्य पुस्तक में। तो एकदम आश्वस्त रहें कि लंबाई के मामले में अगर किसी परीक्षा में यह जो आंकड़े दिए गए हैं ये आपके लिए काफ़ी रिलायबल है। आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। यह गंगा की मुख्य धारा है। ठीक है। अलकनंदा का स्रोत क्या है तो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद से है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर के बना है। अलकनंदा किससे बना है? धौली और विष्णु गंगा धाराओं से बना है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में जाकर के मिल जाती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार से मिलती है। अलकनंदा में महासीर नामक मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। ये कौन सी मछली है? महासीर। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी यहाँ पर क्या है? रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम देवप्रयाग के बाद पड़ता है जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिल जाती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पहले
गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिल जाती है और इसकी सम्मिलित धारा पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो मेघना इसमें आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बटती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी है। इसका उद्गम क्या है? मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। ब्रह्मपुत्रा की बात कर ले और इसमें यह भी हम लोग देखें कि यहाँ जो बार बार जो कई प्रयाग हैं उसे देखते हैं तो देखिए धौली और विष्णु, धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में, ठीक है, नहीं धौली गंगा और नहीं धौली और विष्णु गंगा का संगम, अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग। अलकनंदा से अगर पिंडार नदी मिलती है वह कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहलाता है देवप्रयाग। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से देखते हैं। धौली गंगा और धौली और विष्णु गंगा का जो संगम है विष्णु प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी तो पता है देवप्रयाग में होता है। तो एक दो बार पढ़ने से आप इसे याद कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी और यरलुंग जंगबो नदी चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। इसे हम लोगों ने पढ़ा ही है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है, सादिया कस्बे में। ठीक है, और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का अर्थ क्या होता है कि यह पहले से बहने वाली नदी है और जब पहाड़ों का निर्माण हुआ होगा तब इसके बीच से एक मार्ग क्रिएट, जिसे गॉर्ज भी कहा जाता है, तो यह अपना मार्ग नहीं बदली, यानी कि पूर्ववर्ती नदी है यह। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी व कलंग, जबकि दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोस। ये सभी सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत से है और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी फिर बांग्लादेश में ग्वालपारा के पास प्रवेश करती है और फिर दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर जाके मिलती है और इसके बाद यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर के बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। चंबल को देखें तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें साल भर यह बहती है। चंबल नदी यह 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ के पास चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी, अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से प्रवाहित होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु जल जो समझौता संधि के अनुसार भारत इसी नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। नोट देखें तो हरियाणा और दिल्ली राज्य अंबाला के आसपास की भूमि सिंधु और गंगा तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाली खाड़ी में एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में जाकर के मिलती है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन उसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर का है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। हरियाणा और दिल्ली राज्य अंबाला के आसपास ये एक जल विभाजक है बना हुआ। ठीक है, अब देखें कि रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है।
बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर हिल्स के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोनाई। ये सभी बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है, मेघना नाम से जानी जाती है। देखिए जमुना नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा को। ठीक है, और मेघना जानी जाती है, बराक नदी को मेघना के नाम से जानी जाती है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है और इस नदी पर तिहाई मुख बांध अब स्थित है। प्रायद्वीपीय नदी का जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो महानदी, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे ऊपर महानदी, उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, उसके नीचे पेन्नार, उसके नीचे कावेरी और वैगाई सबसे अंतिम है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटते क्रम में देखें तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी, महानदी के बाद कावेरी और ताप्ती। इस प्रकार से क्रम है एक 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टी नामक स्थान पर पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिलों को पानी कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। मांडवी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ढलानों से उत्पन्न होती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भारतपुझा है। हाँ, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की पाम्बा नदी वेम्बानाथ झील में जाकर गिरती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये लूसेंट का जो पूरा प्रवाह तंत्र का जो अध्याय था भारत की नदियाँ, उसको हम लोगों ने पूरा किया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब